ChemFact Education. Lecture of phase equilibrium, we will deal with the three component systems. लेकिन उनको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ अब तक हमने क्या पढ़ा है। फॉर एग्जांपल अब तक हमने ये अच्छे से देख लिया है जो फेज होता है वो क्या है। सबसे पहली बात व्हाट इज फेज, और किसी भी सिस्टम में आप फेज कितने हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि सबसे टफ पार्ट बच्चों को यही लगता है कैलकुलेशन ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है और कॉन्स्टिट्यूएंट्स से कैसे डिफरेंट है, ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरे डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसका कैलकुलेशन, फेज और कंपोनेंट के साथ उसका क्या रिलेशन है। जो उसका रिलेशन है उसी को हम बोलते हैं गिब्स फेज रूल। तो गिब्स फेज रूल आप पढ़ चुके हैं। ऑल्सो रिड्यूस्ड गिब्स फेज रूल भी पढ़ चुके हैं आप लोग। प्लस जो आप वन कंपोनेंट सिस्टम है उनके फेज डायग्राम्स भी पढ़ चुके हैं। उनसे आपको सफिशिएंट आइडिया और लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली वो हो ही गए होंगे जो वन कंपोनेंट सिस्टम से आए होंगे। और फेज इक्विलिब्रियम से मोस्टली क्वेश्चन जो है या तो एक क्वेश्चन आता है या कभी आएगा नहीं पेपर में, और जो आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंपोनेंट से हो सकता है, फेज डायग्राम से बहुत कम चांसेस होते हैं, या टू कंपोनेंट या थ्री कंपोनेंट का अगर कोई एक क्वेश्चन नजर आना हो तो आ सकता है बस। ठीक है, तो अब यहां से पहले अगर मैं टू कंपोनेंट सिस्टम्स पे आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों की नॉलेज थोड़ी सी और बढ़ाना चाहूंगा। और ये मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि इसी पर इस बार क्वेश्चन भी आया है आईआईटी में। क्या क्वेश्चन था वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने आईआईटी जैम 2020 का जो सॉल्यूशन बनाया है। फिलहाल हम उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग फेज डायग्राम से देख के मैंने क्लास सबसे पहले जो स्टार्ट की थी वो यहां से स्टार्ट की थी। वी हैव H2O इन सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, और दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं। अगर मैं इस इक्विलिब्रियम पर प्रेशर बढ़ाता हूं तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, तो फेज डायग्राम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्लैपेरॉन और क्लैसियस इक्वेशन यूज करके कि प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट जो होगा उस पर क्या इफेक्ट होगा, देख चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक और तरीका समझाता हूं कि हम किस तरीके से और प्रिडिक्ट कर सकते हैं और एग्जामिनर का पूछने का तरीका कैसे डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हमें लिखना है क्या, हम ये देखेंगे कि जो केमिकल पोटेंशियल है, लिखो वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल कैसे बदलता है पोटेंशियल विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ केमिकल पोटेंशियल कैसे बदलता है, और उन्हीं के कर्व्स हमें देखने हैं और एग्जाम में उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है जो डीजी होता है वो होता है वीडीपी माइनस एसडीटी। यहां तक हम सभी को बात क्लियर होनी चाहिए कि थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस है, तो इसका डेरिवेशन हमें यहाँ लाने करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में देख ही चुके होंगे क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, बस आपको पता होना चाहिए। V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, S एंट्रोपी है, T टेम्परेचर है, G इज द गिब्स फ्री एनर्जी है। अगर हम dN की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dN की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते ही तो dG बाई dN बन जाएगा केमिकल पोटेंशियल म्यू, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँ, और dN की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मोलर वॉल्यूम बनेगी dP माइनस मोलर एंट्रोपी dt। दिस इज योर इक्वेशन। नाउ अगर मैं तुमसे कहूं हमें देखना है वेरिएशन d म्यू बाई dt, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है, दैट मींस dp दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, व्हिच मींस अगर ये वाली टर्म 0 हो गई है और dt को एक तरीके से तुम इसके नीचे लिया है d बाई dt, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ मोलर एंट्रोपी। क्लियर है वाली बात सबको? Let's take it as to be the yellow color. Similarly, अगर मैं चेंज इन केमिकल पोटेंशियल निकालूं विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो किसके इक्वल आएगा? तो आप जानते हैं इस बार टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। इफ दिस इज कांस्टेंट, ये वाली टर्म 0, और dp को इसके नीचे ले जा सकते हो d म्यू बाई dp, दैट विल बी इक्वल्स टू द मोलर वॉल्यूम।
तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, dμ/dt एट कांस्टेंट प्रेशर इनमें से किसकी इक्वल होता है। तो बहुत ध्यान से सुनो, हर एक पोर्शन जो मैं लिख रहा हूँ वो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। हालांकि पहले हम इस पे फोकस्ड हैं। अब हम जानते हैं कि केमिकल पोटेंशियल जो है, अगर कोई भी एक प्योर सब्सटेंस है, लिख लेना यहां, फॉर अ प्योर सब्सटेंस, लिखवाता हुआ चलता हूं, फॉर अ प्योर सब्सटेंस, कोई भी प्योर सब्सटेंस, चाहे वो वाटर हो या कोई भी एलिमेंट हो, हम ये बात जानते हैं कि अगर चेंज इन केमिकल पोटेंशियल सॉलिड स्टेट में है, अगर वो एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन स्टेट में हो सकता है, तो वो होगा मोलर एंट्रोपी इन सॉलिड स्टेट, और dμ/dt कांस्टेंट अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो मोलर एंट्रोपी इन लिक्विड फेज, और अगर वो गैस फेज में है तो dμ इन गैस फेज बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू मोलर एंट्रोपी इन गैसेस फेज। तो हम ये बात समझ रहे हैं, अगर हम कभी भी कर्व बनाना चाहते हैं किसके बीच में, म्यू और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है, तो ये है y एक्सिस पे और dt किस पे है, x एक्सिस पे है, तो इसका स्लोप जो होगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ मोलर एंट्रोपी। अरे आप अच्छे समझ रहे हैं, मान लो dμ को क्या मान लिया हमने y, जरा सबको, और t को क्या मान लिया x, और मान लो ये है माइनस sm, तो मैं y इक्वल टू माइनस s इंटू एक्स लिख सकता हूं। तो y और x का अगर हम स्लोप बनाते हैं, एक लाइन आएगी, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस एस। तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स आप लोगों को आनी चाहिए, और जीव सर ने काफी सफिशिएंट क्वांटम वगैरह में आपको सिखा भी रखी है। तो देखो अब क्या करना है ऐसे आगे वाले पोर्शन में, कि हम ये जानते हैं कि सर स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो जो स्लोप है वो क्या होता जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया हुआ है। लेकिन ज्यादा नेगेटिव किसके लिए होगा, अब हमें ये सोचना है। तो उसका आंसर क्या है, हम जानते हैं कि एंट्रोपी जो है सबसे ज्यादा रैंडमनेस एक तरीके से बोलते हैं कि वो किस स्टेट में सबसे ज्यादा होगी, वो होती है गैस स्टेट में, उससे कम लिक्विड और उससे कम सॉलिड में। तो हम जानते हैं जो एंट्रोपी है सॉलिड स्टेट वाली वो उससे ज्यादा होती है एंट्रोपी, मोर एंट्रोपी इन लिक्विड स्टेट, और उनसे बहुत कहीं ज्यादा होगी एंट्रोपी इन गैस स्टेट। इज इट ट्रू? अगर ऐसा है तो सॉलिड का जो स्लोप होगा, मान लो शुरू में सॉलिड है लो टेम्परेचर पे, तो दिस इज द सॉलिड फेज, टेम्परेचर बढ़ाने पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। अब फर्दर टेम्परेचर बढ़ाइए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद लेट्स सपोज स्लोप और ज्यादा नेगेटिव हो गया, दिस इज योर लिक्विड स्टेट, और यहां पे सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, तो यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे जो आएगा, जो भी पॉइंट आएगा वो होगा TMM रिप्रेजेंटिंग द मेल्टिंग पॉइंट। जैसे ही आप गैस फेज की बात करेंगे तो स्लोप और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप अगर और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, दैट मींस इट रिप्रेजेंट द गैस फेज, और जहां लिक्विड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम में है, दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट। इन इक्विलिब्रियम पे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर एक ही सब्सटेंस, इस पॉइंट को नोट करके भी लिखवाया था मैंने, एक ही सब्सटेंस एक से ज्यादा फेज में है और इक्विलिब्रियम में है, जब वो इक्विलिब्रियम पे होता है तो जो केमिकल पोटेंशियल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दोनों सेम की सेम वैल्यू हो जाती है दोनों फेज में। तो अगर इस पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड और गैस दोनों फेज इक्विलिब्रियम में है, तो इस पॉइंट पे जो केमिकल पोटेंशियल लिक्विड फेज की जो वैल्यू होगी वही उसके गैस फेज में भी वैल्यू रहेगी। तो दिस इज हाउ केमिकल पोटेंशियल वेरीज विद टेम्परेचर। इसके अलावा मैंने आप लोगों को यह भी पढ़ाया था कि प्रेशर के साथ वेरी करेगा तो क्या होगा, तो उनको देख लेते हैं। तो मैंने बताया था dμ/dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोलर वॉल्यूम, ये बताई थी मैंने। तो अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो dp जो केमिकल पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, कम होगा। सीधी सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, इस dp को उधर ले जाओ ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर अब किसके लिए ज्यादा कम होगा, ये बात तो हमें समझ में आ गई। मान लो दिस इज योर y मोलर वॉल्यूम, और इसको मैं x मान लो, उधर ले जाओ x, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर x कम होगा तो y भी क्या होगा, कम होगा। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यानी इफ वी डिक्रीज द प्रेशर केमिकल पोटेंशियल कम होगा, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर केमिकल पोटेंशियल बढ़ेगा। किस फेज के लिए ज्यादा बढ़ेगा, तो हम जानते हैं मोलर वॉल्यूम गैस फेज के लिए बहुत बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड, और लिक्विड वालों की किससे ज्यादा होती है, गैस से ज्यादा होती है, सॉरी सॉलिड मोर देन सॉलिड।
बट ऑलवेज रिमेंबर ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे वाटर के लिए जो मोलर वॉल्यूम है वो सॉलिड की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो किन किन के लिए मोलर वॉल्यूम ज्यादा होती है, तो लिख लेना आइस, बिस्मिथ, मैंने आपको पहले पढ़ाया वही, एंटीमनी। ये 3 एग्जांपल हैं जिनके लिए मोलर वॉल्यूम सॉलिड की जो है लिक्विड से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब हमें ये बात समझनी है कि प्रेशर अगर हम कम करेंगे तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, गैस वाले की। इसका मतलब प्रेशर कम करने पर जो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल होगा वो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, गैस के लिए होगा। बात समझ आ गई? क्योंकि इसके लिए सबसे वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है। तो अगर हम प्रेशर कम करते हैं केमिकल पोटेंशियल कम होता है, ये बात समझ में आ गई, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और अगर प्रेशर कम करेंगे, ऐसा नहीं है कि सॉलिड फेज में भी उतना ही कम होगा, लिक्विड वालों के लिए भी और गैस वालों के लिए, सबके लिए चेंज इन केमिकल पोटेंशियल अलग अलग है। और जिसका आइडिया हमें लग गया है कि सबसे ज्यादा चेंज इन केमिकल पोटेंशियल किसमें होगा, गैस वाले के लिए होगा, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। यानी चेंज इन केमिकल पोटेंशियल, प्रेशर अगर आप लोग कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो गैस वाले के लिए सबसे ज्यादा होगा, उससे कम किसके लिए होगा, लिक्विड वाले के लिए, और उससे कम किसके लिए होगा, सॉलिड वालों के लिए। लेकिन ये कब, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो नॉर्मली एलिमेंट होते हैं, मैं अभी नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूं। अगर वो आइस हो, बिस्मिथ हो या एंटीमनी हो, तो इस केस में आप चेंज इन केमिकल पोटेंशियल सॉलिड को आगे रख देंगे देन लिक्विड। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि प्रेशर को चेंज करने से, क्योंकि हमने देख लिया केमिकल पोटेंशियल और टेम्परेचर का कर्व, ये रहा केमिकल पोटेंशियल ऑन द वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन योर एक्स एक्सिस। केमिकल पोटेंशियल का कर्व मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसे बनेगा। दिस इज फॉर सॉलिड फेज, दिस इज फॉर लिक्विड, और दिस इज फॉर गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दिस पॉइंट इज कोरस्पॉन्डिंग टू, इसको डाल देते हैं the melting point, and this corresponds to the boiling point. ये केमिकल पोटेंशियल और टेम्परेचर का कर्व है एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन अगर मैं प्रेशर कम कर दूं तो मैं जानता हूं केमिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सॉलिड फेज वाले का भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लिक्विड फेज वाले का भी कम हो जाएगा, गैस फेज वाले का भी कम हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा कम किसका हो केमिकल पोटेंशियल प्रेशर कम करने पे, तो आंसर इज गैसेस फेज, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। यानी मान लो सॉलिड का थोड़ा सा कम हुआ, ये है एट लोअर प्रेशर। हाइयर प्रेशर पे ये ऊपर वाला कर्व था, प्रेशर लोअर किया तो केमिकल पोटेंशियल भी सॉलिड फेज में क्या हो गया है, कम हो गया है। इस तरीके से लेकिन लिक्विड फेज के लिए उससे ज्यादा कम हुआ है। तो यानी अगर इसका गैप इतना है तो इसका गैप थोड़ा ज्यादा होगा, तो मान लो कुछ इस तरीके से जा रहा है इसका कर्व। यानी कि सॉलिड के लिए चेंज इन केमिकल पोटेंशियल हुआ, बट लिक्विड फेज केमिकल पोटेंशियल में चेंज क्या है, ज्यादा है, क्योंकि मोलर वॉल्यूम जो है लिक्विड की ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर गैस फेज है तो गैस फेज में जो प्रेशर कम करने में केमिकल पोटेंशियल भी चेंज है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा अगर मान लो लिक्विड वाली लाइन है तो इसके लिए मान लो और भी ज्यादा बड़ा गैप आ गया इस तरीके से। तो अगर व्हाइट वाली लाइन P प्रेशर पे है और येलो वाली लाइन P डैश पे है तो ज्यादा कौन है इनमें से, P है। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक छोटी बात कनेक्ट करके चलो, ठीक है। अब आप लोगों ने ये देखा व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपने प्रेशर कम किया अगर, तो प्रेशर कम करने पे नाउ यू कैन सी द मेल्टिंग पॉइंट जो है नया वाला वो कम हो गया है। ऑल्सो जो बॉइलिंग पॉइंट है नया वाला वो पुराने वाले से कम हो गया। इसका मतलब नॉर्मली किसी भी एलिमेंट के लिए अगर आप प्रेशर को कम करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ज्यादा कम क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा आया। आप यहां ऑब्जर्व कीजिए इन बातों को जो मैं बता रहा हूं, नॉर्मली ये बुक्स में नहीं मिलती हैं बातें। और डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आपने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तेजी से कम हो रहा है इन कंपैरिजन टू मेल्टिंग पॉइंट। तो यानी अगर मैं आप लोगों से बात कहूं कि हम प्रेशर को और लो करते जाएं तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का गैप है वो और क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो
अगर आपने प्रेशर थोड़ा सा कम किया, पहले मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का गैप था इतना, प्रेशर कम करने पे दिस इज योर न्यू मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज योर न्यू बॉइलिंग पॉइंट, दो जो गैप है वो कंपैरेटिवली क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आप प्रेशर को जैसे जैसे लोअर करते चले जाएंगे, एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि जो गैप है वो बिल्कुल ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और खत्म हो जाए इसका मतलब क्या होगा कि सॉलिड मेल्ट होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होता फिर गैस में, तो सॉलिड से डायरेक्ट किसमें जा सकता है, गैस में जा सकता है, यानी क्या कर सकता है, सब्लाइम कर सकता है। तो सब्लिमेशन हो जाएगा डायरेक्ट, यानी सॉलिड के बाद एक टाइम ऐसा भी आ सकता है, अगर मैं दिखाऊं कि सॉलिड का भी बहुत कम हो गया और सीधा जो गैस वाली लाइन है वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करती जाए, सॉलिड और ये गैस वाली लाइन मिल रहा है आप लोगों को, तो ऐसा हो सकता है। तो वो डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, सब्लाइम हो सकते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर इस बार IIT जैम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो हमने देख लिया कि प्रेशर कम करने पर, यहां से जो कंक्लूजन्स हैं उनको ध्यान से समझिए। प्रेशर कम करने पर मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, पर ज्यादा कम क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बट ज्यादा कौन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चंस जो हम 12th क्लास से छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, व्हाट इज द इफेक्ट, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनमें भी, तो ये सब इस तरीके से ही ग्राफिकली और मैथमेटिकली समझे जा सकते हैं। ये इनका कंक्लूजन है। कई बार आपको सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती थी कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सब चीज यहां से इस तरीके से इनके फेज या केमिकल पोटेंशियल कर्व से पता लगाया जाता है। अब यहां से आगे हम एक और बात देख लेते हैं इसमें। अगर हम उन एलिमेंट्स की बात करें जिनके लिए मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, यानी कि चेंज इन केमिकल पोटेंशियल सॉलिड वालों में जो है वो ज्यादा हो रहा होगा इन कंपैरिजन टू लिक्विड में। तो आप लोग समझेंगे व्हाट विल द इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। चलिए इसको समझते हैं। तो हालांकि ये सब चीजें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, बट यहां पढ़ाने का सिर्फ एक ही मीनिंग है, दिस इज अनदर वे, और एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिस इज योर सॉलिड, दिस इज योर लिक्विड, दिस इज योर गैस फेज। ठीक है, अगर तुमने वाटर के लिए या आइस के लिए तुमने क्या किया, प्रेशर कम कर दिया, और मैं पूछूं व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो आप देखेंगे कि सॉलिड के लिए जो कम हो जाएगा केमिकल पोटेंशियल इस तरीके से, दिस इज द न्यू कर्व इन द सॉलिड फेज। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि लिक्विड में भी क्या होगा, कम होगा, लेकिन ज्यादा कम किस में होगा, तो आप जानते हैं ज्यादा कम किसके लिए हो रहा है, सॉलिड के लिए, स्पेशली किन के लिए है, आइस, बेसमेंट एंड इनके लिए है। तो आप देखेंगे सॉलिड में ज्यादा कम होगा केमिकल पोटेंशियल और लिक्विड में थोड़ा कम होगा, यानी इसी कंपैरिजन में कम होगा इस तरीके से। और जो गैस है ऑब्वियसली उसमें सबसे ज्यादा कम होगा इस तरीके से मान लो कर। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि पहले जो मेल्टिंग पॉइंट था वो यहां था, लेकिन अब जो मेल्टिंग पॉइंट है न्यू वाला वो ये हो गया है। तो आपने देखा प्रेशर कम करने पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और हालांकि बॉइलिंग पॉइंट जो है, देखो बॉइलिंग पॉइंट पहले यहां था और बॉइलिंग पॉइंट अब कहां गया है, यहां आ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट तब भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम, लेकिन एग्जामिनर केमिकल पोटेंशियल किसी भी प्योर सब्सटेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन में कर पूछ सकता है। dmu by dt एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल आता है, dmu by dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर आता है। इस कर्व में जो भी एक एक बातें मैंने बोली है सारी एग्जाम में पूछी जा सकती है। और अब हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो 2 कंपोनेंट सिस्टम है उसके बारे में हमें क्या पढ़ना चाहिए। Subscribe our YouTube channel and download app now